लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3C। 3C चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब वो मटेरियल्स जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। कौन कौन रखते हैं? जैसे मेटल्स होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है मेटल में, जैसे आयरन है, जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे आपके पास निकल है, जैसे आपके पास सिल्वर है, जैसे आपके पास गोल्ड है। कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होती है। हालांकि सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है आपके आयरन की, Fe की। बाकी कम कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है बाकियों की। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जब आप इन मटेरियल्स को, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, मान लो ये लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है आयरन, ठीक है। अभी किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आपने इसको प्लेस किया हो, अब ये बिल्कुल फ्री है, नॉर्मली बिहेव कर रहा है नॉर्मल मेटल की तरह। लेकिन जैसे ही आप इस लोहे के टुकड़े को आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिठाते हो, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेता है। वही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में कि क्या होता है जब आप डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, दोबारा बोल रहा हूँ किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब आप बिठाओगे किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, तो वो किस तरह से बिहेव करता है, कितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, कितना कम मैग्नेटाइज होता है, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। एक तो हो गया मैग्नेटिक मटेरियल, ये आपके पास आयरन है, ये आयरन का पीस है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिठाया और ये मैग्नेटाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मान लो आपके पास एक पत्थर का टुकड़ा है, रॉक, ओके, ये रॉक है। अब आपने पत्थर को उसी मैग्नेटिक फील्ड में बिठा दिया जिसमें आयरन को बिठाया था, क्या ये मैग्नेटाइज होता है? नहीं, ये मैग्नेटाइज नहीं होता है, ये ऐसे ही रह गया, सेफ रहा ये अंदर से। फर्क देखिए इनमें, आयरन में तो पास थ्रू हो गई मैग्नेटिक फील्ड आयरन के अंदर से भी, लेकिन रॉक में पास थ्रू नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यहाँ पे, ये मैग्नेटाइज नहीं होता है, ये मैग्नेटाइज नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी है आपके रॉक की, ये पत्थर की प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटाइज नहीं होता है। लोहा तो अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन पत्थर को फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही मान लो एक और केस है आपके पास है कोई एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का पीस है आपके पास। एल्यूमिनियम का पीस होता है जैसे घर में पानी गर्म करने के हमारे बर्तन होते हैं, बड़े बड़े पतीलटू जैसे होते हैं, वो एल्यूमिनियम के होते हैं बने। आजकल जो दामों में बड़ी बड़ी डेगे होती है हमारे पास, वो सारी एल्यूमिनियम की होती है। और एल्यूमिनियम को कई बार हम अपनी लोकल भाषा में सिल्वर भी बोल देते हैं, वैसे गलत है, एल्यूमिनियम सिल्वर नहीं होता है, पर दिखता वैसा ही है सिल्वर की तरह, तो एल्यूमिनियम बोलते हैं। फ्राइंग पैन आते हैं चाय बनाने कई, वो होते हैं एल्यूमिनियम के। और एल्यूमिनियम जो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा वो दिखेगा बिजली की तारों में, जो आजकल बिजली की तारें होती है वो अंदर से एल्यूमिनियम की होती है बनी, तभी तो चांदी जैसी होती है। जब आप एल्यूमिनियम को, ये भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एल्यूमिनियम भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, एल्यूमिनियम भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है। जब आप इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिठाओगे, ये वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, तो कुछ पास थ्रू हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड, कुछ पास थ्रू नहीं होती है। ये मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल है, पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ये देखो, एक तो पास थ्रू हो गई, अगली नहीं हुई पास थ्रू, ये वाली नहीं गई, ये वाली तो चली गई मैग्नेटिक लाइन, ये वाली मैग्नेटिक लाइन नहीं गई,
ये मैग्नेटाइज होगा लेकिन कम होगा, ये वीक मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन ने सारे पास किए, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल है। रॉक ने एक भी पास नहीं किया, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। बस यही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में कि क्या क्या होता है जब आप डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिठाते हो। और ये याद रखना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर से आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई इनके ऊपर। एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सुपर इजी, इससे ज्यादा क्या ही होगा। सो लेट्स बिगिन अ चैप्टर। पहली चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक चीज, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स और साथ में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। चल मैग्नेटिक को भी छोड़ दे एक मिनट को, फ्लक्स क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय फ्लक्स? फ्लक्स 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 कोई सरफेस एरिया है आपके पास, उस सरफेस एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास थ्रू होती है उनको बोलते हैं फ्लक्स। ये मैग्नेटिक लाइंस, ये वो सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया है और ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है, ये वाला, दिस इज इट्स डायरेक्शन वेक्टर एन कैप। सरफेस एरिया की डायरेक्शन कौन देता है? उसका परपेंडिकुलर, उसका नॉर्मल। जो सरफेस के नॉर्मल होता है वेक्टर, वही देता है ना उसकी डायरेक्शन। तो ये वो एन कैप, ये मैग्नेटिक लाइंस है। कितनी मैग्नेटिक लाइंस किसी गिवन एरिया से पास थ्रू हो रही है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। या फिर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बोले तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। और हमने पढ़ा हुआ है पहले, पिछले वाले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले में पढ़ा था, फाई ई किसके बराबर होता था वहां पे? ई डॉट डी एस वेक्टर। ई इलेक्ट्रिक लाइंस होती थी, डी एस वेक्टर एरिया वेक्टर होता था। ये किसी गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास थ्रू हो रही है वही होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम यहाँ पे भी है, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स। कितनी मैग्नेटिक लाइंस किसी एरिया से पास थ्रू हो रही है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। बी डॉट ए ये मैग्नेटिक लाइन, ये एरिया। यहाँ एरिया को ए से ही रिप्रेजेंट किया है हमने, यहाँ पे किया था डी एस वेक्टर के साथ। एस का मतलब भी सरफेस एरिया था, पर यहाँ सीधा ये लिख दिया है, यहाँ सीधा ही एरिया से बता रहा है कि भाई कितनी मैग्नेटिक लाइंस किसी गिवन एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास थ्रू होती हैं, वो बोला है मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर इजी है, बहुत इजी है। मान लो जैसे एक मिनट को मान लो ये कोई एरिया, ये आपके पास कोई गिवन एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ये है उसका नॉर्मल, यानी कि उसका डायरेक्शन वेक्टर एन कैप। इजी, सुपर इजी, इससे ज्यादा इजी क्या होगा? ये इसका नॉर्मल है, कोई दिक्कत। अब अगर जो मैग्नेटिक लाइंस है, जो हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस है, अगर वो बिल्कुल इसके पैरेलल चल रही है इस डायरेक्शन वेक्टर की, ये मैग्नेटिक लाइंस इस डायरेक्शन में एन कैप है, इसी डायरेक्शन में बी वेक्टर है, मतलब आपके बी वेक्टर, अगेन आई एम सेइंग बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री। बी भी इसी डायरेक्शन में है, एन भी इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एन जा रहा है, एरिया वेक्टर जा रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका बी भी जा रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल है 0। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बी ए, सॉरी यहाँ डॉट डॉट नहीं लगेगा, ये डॉट नहीं है यहाँ पे, बी ए कॉस 0, वो हो गया आपके पास
करते हैं हम यूनिट्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है वो वेबर। और जो आपके पास क्या बोलते हैं सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल। ये दोनों चीजें याद रखने वाली है। आप याद रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका ऐसा यूनिट वेबर होता है और सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल। सुपर इजी, कुछ भी नहीं। चलो अब बात कर लिया हमने मैग्नेटिक फ्लक्स से हो गए फ्री। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा, बिल्कुल डिट्टो। हमने पढ़ा है कि जब आप बात डेंसिटी की करते हैं तो डेंसिटी आपकी लीनियर हो सकती है, डेंसिटी आपकी एरिया में हो सकती है, डेंसिटी आपकी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो सकती है। या तो लीनियर होगी डेंसिटी, या तो आप एरिया डेंसिटी की बात करेंगे, या तो आप वॉल्यूम डेंसिटी की बात करेंगे। इस चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स वाले चैप्टर में हम टोटली डील करेंगे एरिया डेंसिटी के साथ। कंप्लीटली डील करेंगे इसके साथ। ना इसमें लीनियर डेंसिटी पढ़ेंगे, ना हम इसमें वॉल्यूम डेंसिटी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल वाले चैप्टर में हम कंप्लीटली डील करेंगे हम एरिया डेंसिटी के साथ। एरिया डेंसिटी मतलब यहां देखो साइड में, लुक एट दिस एक्सप्रेशन। 5e को देखो, 5e को देखा, यहां से आप एक चीज बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बी। अगर ये सेम डायरेक्शन में होगी, अगर ये सेम डायरेक्शन में होंगी तो ये हो जाएगा, सॉरी, एरिया डेंसिटी बी रहा एज इट इज, सामने हो गया 5b अपॉन ए इफ थीटा इक्वल्स टू, सॉरी, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब थीटा आपका 0 डिग्री के बराबर होगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा बी ए के बराबर ही। बी ए के बराबर निकला तो बी निकल जाएगा यहाँ से 5b अपॉन ए। बहुत ही इजी। और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की जो हम डेफिनेशन देते हैं वो होता है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, पास थ्रू कर रहा है लेकिन कितने से? यूनिट वेक्टर, ये यूनिट एरिया से। यूनिट एरिया से, एरिया ही है लेकिन ये यूनिट एरिया है। किसी यूनिट एरिया से, किसी यूनिट एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास थ्रू हो रही है उन्हें बोलेंगे आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और कैसे पास हो रही है? नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री, ये सॉरी, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो सरफेस की ही डायरेक्शन में है। इजी और नॉट। निकल गया आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है V इक्वल्स टू 5v अपॉन a। दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब थोड़ा सा और मरोड़ देते हैं हम। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की। ठीक है, फाई के यूनिट्स आपके पास थे, फाई के यूनिट्स थे आपके पास वेबर। फाई का यूनिट था आपके पास अगेन क्या था? वेबर। वेबर था, लेकिन यहाँ फाई के साथ नीचे क्या लगा है बट्टे में? एरिया। वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ये सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट हो गया वेबर मीटर स्क्वायर इनवर्स। ऐसा यूनिट है ये, और इसको बोलते हैं हम टेस्ला।
टेस्ला, SI यूनिट। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर, क्यों? वेबर था फाई का बटे में था एरिया, तो ये मीटर स्क्वायर लग गया। ये SI था और इसे हम CGS में बोलते हैं गॉस। CGS सिस्टम में है ये गॉस। इजी है, बहुत ही इजी है, कोई टफनेस अभी तक नहीं है। एक चीज जो आप और याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, वो होता है कि एक टेस्ला में, 1 टेस्ला में होते हैं 10⁻⁴ गॉस। एक टेस्ला में होता है 10⁻⁴ गॉस, या फिर एक गॉस में हो गया आपके पास 10⁻⁻⁴ टेस्ला। मतलब एक टेस्ला बनाने के लिए आपको 10,000 गॉस लगेंगे। जब 10,000 गॉस इकट्ठा होंगे तब बनेगा एक टेस्ला। इतना बड़ा है टेस्ला गॉस से। जब 10,000 गॉस मिलेंगे तब एक टेस्ला बनेगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। आगे हम पढ़ेंगे अब ये वाला सॉरी, ये वाला। चलो एक चीज और इसमें ध्यान रख लेते हैं हम। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी वाले में ही बी वेक्टर, जो बी वेक्टर था इसका हम पढ़ लेते हैं। बी को हमने बोला है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोला है। इसी बी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन भी। इसी बी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन भी। थोड़ी देर में हम इसको क्लियर करेंगे कि बी को क्यों बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन भी। बी के साथ अब आपने दो नाम जोड़ देने, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दूसरा मैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों है वो आगे देखेंगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, चल मैग्नेटिक को छोड़ दे एक मिनट को, परमिएबिलिटी की बात करते। क्या होता है परमिएबिलिटी? म्यू के साथ डिनोट करते हैं। क्या होता है हमारा परमिएबिलिटी? पहले पढ़ा है हमने परमिएबिलिटी। तो हमारी नेक्स्ट थिंग परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? परमिएबिलिटी का मतलब होता है पेनिट्रेटिव पावर, पेनिट्रेशन, या फिर पेनिट्रेटिव पावर। पेनिट्रेटिव पावर, पेनिट्रेटिव पावर का मतलब है कोई चीज, कोई चीज का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। पेनिट्रेशन का मतलब कितने अंदर जा सकते हैं। किसी चीज के अंदर जाने की क्षमता। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज कितनी अंदर जा सकती है दूसरी वस्तु के बीच में। और यहाँ है वर्ड आपके पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस है, जो मैग्नेटिक लाइंस है वो कितना अंदर जा सकती है किसी वस्तु के। अगर वो पूरी जाएगी तो हाईली परमिएबल है, अगर वो नहीं जा पाएगी तो वो परमिएबल नहीं है। क्या मतलब हुआ आपके परमिएबिलिटी का?
परमिएबिलिटी का मतलब पेनिट्रेशन, कितना अंदर जा सकती है मैग्नेटिक लाइन, वही पहले वाला केस जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, ये वाला। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आयरन से कंप्लीटली पास थ्रू हो गई, पूरी तरह से आयरन के अंदर घुस गई, हाईली परमिएबल। यहाँ पे ये हाईली परमिएबल है, परमिएबल। यहाँ पे नॉन परमिएबल थी। यहाँ पर वीकली परमिएबल। वीकली परमिएबल इतना सा इजी है। लेकिन जब आप मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करोगे तो ये बात होगी कि बी कितनी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ मटेरियल से कोई लेना देना नहीं, बी कितनी स्ट्रॉन्ग है। मान लो B1 है आपके पास, B1 में आपके पास कितनी लेंगे आप, बी को लेते हैं 10 टेस्ला। 10 टेस्ला है हमारे पास B1, ठीक है। B2 है हमारे पास 100 टेस्ला। B1 आपके पास सिर्फ 10 टेस्ला है और B2 आपके पास है कितनी, B2 आपके पास है 100 टेस्ला। एक आयरन का पीस है, ये आयरन का पीस है। एक बार आयरन के पीस को आपने रखा B1 में, B1 में रखा आपने आयरन के पीस को, तो इस तरह से मैग्नेटाइज हो गई B1, ये पावर थी उसकी। लेकिन फिर आपने सेम आयरन के पीस को रखा B2 में, B2 था 100, B1 थी सिर्फ 10 टेस्ला। ऐसी 10 लाइंस पास थ्रू हो रही थी यहाँ से, ऐसी 10 लाइन हो रही थी। ये B1 थी 10 टेस्ला, ऐसी 10 लाइन पास हो रही थी। B2 है 100, बहुत ही ज्यादा, बहुत 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 ही ज्यादा हाईली परमिएबल। मतलब जहां नी भी होगा, अगर यहाँ पे आयरन की जगह अगर एल्यूमिनियम भी हो ना, अगर यहाँ आयरन की जगह एल्यूमिनियम भी हो, ये उसको भी मैग्नेटाइज कर देगा। इतनी ज्यादा पावर है इस B2 की। यहाँ पे B2 इज ग्रेटर देन B1। मैग्नीट्यूड हाई था तो हाईली परमिएबल, मतलब आसानी से छेद कर देगी अंदर, मटेरियल के अंदर आसानी से छेद कर देगी B2। तो आई थिंक परमिएबिलिटी का अब हमको नहीं रहेगा। और जिसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू के साथ, म्यू के साइन से हम डिनोट करते हैं। इजी है, कोई टफ नहीं है। और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को मैंने बोला हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साथ, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड, जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हो तो सामने कितनी मैग्नेटाइजेशन होती है मटेरियल के अंदर। ये एक मटेरियल है, मान लो एल्यूमिनियम है, इससे जब आप पास थ्रू करोगे मैग्नेटिक लाइंस को, तो ये अंदर कितना मैग्नेटाइज होगा, एच होता है यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या फिर इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बी है हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन
ये बात पहुंच गई दोबारा से इधर। V को हमने बोला था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी, किसी मटेरियल से कितनी डेंसिटी पास थ्रू हो रही है। और B को हमने यहाँ बोला था मैग्नेटिक इंडक्शन भी। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब जब आप किसी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में पास थ्रू करोगे तो उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। हो सकता है कुछ पास थ्रू हो गई, हो सकता है कुछ पास थ्रू नहीं हुई, लेकिन इन सभी मैग्नेटिक फील्ड ने इसके अंदर मटेरियल के अंदर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इंडक्शन। मान लो बाहर लग रही है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट वेक्टर, तो अंदर जनरेट हो गई बी वेक्टर, या फिर बी एम वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल। कुछ कुछ चार्ज जैसे चैप्टर जैसा ही है। चार्ज वाले चैप्टर में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही हुआ था। ये मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है, ये आपके पास मटेरियल, ये कोई मटेरियल है, तो जब आप इसको इस मैग्नेटिक फील्ड से पास थ्रू करवाओगे, ये पास थ्रू करवाया आपने, तो कुछ तो पास थ्रू हो जाएगी पूरी तरह से, कुछ लाइंस पास थ्रू नहीं होगी। लेकिन जब आप मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। और कितनी जनरेट होगी वो, उनको आप डिनोट करेंगे बी एम से। बी एम से आपने डिनोट किया किसी मैग्नेटिक, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब आप मटेरियल को प्लेस करते हो तो मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, वो है आपने बी एम से डिनोट किया हुआ। बी एम से डिनोट किया आपने बी एम। बी एम है मैग्नेटिक फील्ड generated inside the material when material is placed in external magnetic field, external magnetic field। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसे डिनोट किया आपने, बी वेक्टर से। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में जब आप किसी मटेरियल को प्लेस करोगे, किसी मटेरियल को जब आपने प्लेस किया तो उस मटेरियल के अंदर भी छोटी छोटी मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी, वो ये प्रोड्यूस बी एम। तो यही है जो आपने पढ़ा है, ये है वो बी मैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हुई। कब, जब उसे बाहर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस किया गया, ये बिठाया गया, सॉरी, म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड अ मटेरियल अपॉन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ, ये है इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एच बताता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है, ये है मटेरियल का मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड मटेरियल। ओके, तो ये भी हो गया है।
और यहाँ से एक और डेफिनेशन बन जाएगी आपके पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की। क्या होगी वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आपके पास बी अपॉन एच, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों का रेशियो है बी अपॉन एच का। बी अपॉन एच का रेशियो है तो यूनिट कैसे बनेंगे, म्यू है आपके पास बी अपॉन एच, बी के यूनिट थे आपके पास टेस्ला मीटर स्क्वायर, निचली तरफ है आपके पास एच, एच के यूनिट होते हैं एम्पेयर मीटर इनवर्स, एच के यूनिट होते हैं एम्पेयर मीटर इनवर्स। टेस्ला नहीं, ये पूरा टेस्ला है, यहाँ होता है वेबर, सॉरी वेबर, वेबर मीटर इनवर्स, ये होता था एम्पेयर मीटर स्क्वायर। और जो ऊपर वाला पार्ट होता था वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर का, इसको हम लिखते थे टेस्ला के साथ। नीचे वाले पार्ट में रहा एम्पेयर मीटर इनवर्स। तो नट शेल में आपके पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बन जाएगा टेस्ला एम्पेयर मीटर, टेस्ला एम्पेयर इनवर्स मीटर 1। ये निकला आपके पास इसका एसआई यूनिट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अब बेसिक सा फिर से देखते हैं, बी अपॉन एच नट शेल में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मतलब मैग्नेटिक लाइन कितना अंदर पेनिट्रेट कर सकती है मटेरियल के, कितना अंदर, जितनी ज्यादा अंदर जाएगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन होगा मटेरियल के अंदर, ठीक है। और वो मैग्नेटिक इंडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, वो है बाहर कितनी इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, ये है इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो बाहर है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये है मैग्नेटिक इंडक्शन। नटशेल में इसे समझते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये है कोई मटेरियल, एम दे दो इसको नाम, मटेरियल एम है, ये छोटा एम मटेरियल है, ठीक है। इसको आपने प्लेस किया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में, बी नॉट में आपने इसको प्लेस किया हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको प्लेस किया हुआ, या फिर इसको बी एम लिख दो यहाँ पे। अब जब आप इसको, चलो बी रखा है यहाँ पे, बी वेक्टर क्योंकि बी एम लिया हुआ, जब आप इसको इस मटेरियल को जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस किया है तो कुछ बी की लाइंस तो पास थ्रू हो जाएगी, इससे इजिली पास थ्रू होगी, कुछ नहीं होगी, कुछ रह गई है, कुछ पास थ्रू हो गई, कुछ नहीं हुई पास थ्रू। इसका मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड में रहने की वजह से इस मटेरियल के अंदर भी छोटी छोटी मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी एम के साथ, ठीक है जी, ठीक है। अरे कितनी बार हो गया, बी एम के साथ, बी एम का मतलब है आपके पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है बनना, इंडक्शन का मतलब होता है बनना, बन रही है मटेरियल के अंदर ही बन रही है मैग्नेटिक लाइन, किसकी वजह से, जो बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी, ये वो मैग्नेटिक इंडक्शन है जो नई मैग्नेटिक फील्ड बनी मटेरियल के अंदर, और ये बाहर है उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जिसकी वजह से ये बन रही है। जितनी ज्यादा इंटेंस होगी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ उसका मतलब उतनी पेनिट्रेशन हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जितनी ज्यादा ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर से पेनिट्रेट करेगी उतने ज्यादा बीएम बढ़ेंगे। यहाँ पे सब कुछ इंटरलिंक्ड है ये, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैग्नेटिक इंडक्शन अपॉन इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
जितनी ज्यादा इंटेंस होगी है, जितनी ज्यादा इंटेंस होगी, इंटेंसिटी का मतलब कितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइन कितनी ज्यादा है आपके पास, जितनी ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइन होगी अंदर उतनी ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन हुई उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन हो गई, मतलब आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। इजी है, नहीं है उतना टफ। इसके यूनिट्स हमने पढ़ लिए थे। अगला है यहाँ पे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी रिलेटिव का मतलब रेशो, रिलेटिव माने रेशो, रिप्रेजेंट करेंगे हम म्यू आर के साथ। किन दो का रेशो? रेशो होगा ये बी अपॉन बी नॉट का। बी का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस। बी नॉट का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ किसका? वैक्यूम। तो ये रेशो होगा, इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम। बी हमने पढ़ा हुआ है, वो होता है म्यू अपॉन एच, म्यू इंटू एच, और बी नॉट होता है म्यू नॉट इंटू एच। एच से एच गया, इच फर्दर इम्प्लॉइज जो म्यू आर है, यानी कि जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, ये हो गया म्यू अपॉन म्यू नॉट। इजी है, नहीं है उतना डिफिकल्ट, क्योंकि म्यू ही म्यू से डिवाइड हो रहा है, म्यू ही म्यू से डिवाइड हो रहा है, तो ये डायमेंशन लेस है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी रेशियो है ऑफ सेम थिंग, रेशियो है ये सेम थिंग्स का, मतलब यूनिटलेस। यूनिटलेस है। नेक्स्ट थिंग इज आर यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस भी है, ये यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी है। डायमेंशनलेस भी है और यूनिटलेस भी है, दोनों चीजें इसमें। डायमेंशनलेस भी यूनिटलेस भी, क्यों? क्योंकि सेम क्वांटिटी हो रही है डिवाइड आपस में, तो बचेंगे कहाँ डायमेंशन। फिर आपके पास अगली चीज आती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगला है हमारे पास एच। एच को बोलते हैं हम, या तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है नाम दिया हुआ, या फिर हमने नाम दिया है स्लैश इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बेसिक सी बात है, आपके पास म्यू था, म्यू था आपके पास बी अपॉन एच। बी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है मटेरियल के अंदर जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस रखोगे, सॉरी, जब आप किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस कर बिठाओगे, जब आप किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिठाओगे, तो उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक लाइंस नई बन जाती है मटेरियल के अंदर, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। अब रह गया हमारे पास एच, यानी कि इंटेंसिटी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दो केसेस लिए मैंने यहाँ पे, ये B1 लिया मैंने, ये मैंने लिया B2। ये B1 है, ये B2 है। इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। B2 इज ग्रेटर देन B1। यहाँ आपके पास 6 मैग्नेटिक लाइन है, यहाँ आपके पास सिर्फ 3 मैग्नेटिक लाइन है, ये ज्यादा इंटेंस है इससे। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया मैंने,
B2 ज्यादा इंटेंस है B1 से, B1 इज लेस देन B2 या फिर B2 इज ग्रेटर देन B1। यहाँ पर फिर से ज्यादा इंटेंस है ये, कम एरिया में ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस है। यहाँ सिर्फ 3 थी, यहाँ उतने ही एरिया में आपके पास 6 मैग्नेटिक लाइंस है। तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, उसका घनत्व क्या है वहां पे उन लाइंस का, जितना ज्यादा घनत्व होगा, जितनी ज्यादा इंटेंस होगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये है वो H, इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है B, मैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा हमने पढ़ा मैग्नेटिक इंडक्शन, बी मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब नई मैग्नेटिक फील्ड बनना, नई मैग्नेटिक फील्ड बनना। कहाँ बनेगी ये बनेगी इनसाइड द मटेरियल, मटेरियल के अंदर बनेगी। कब बनेगी, व्हेन मटेरियल इज प्लेस्ड अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। रिवर्स इंजीनियरिंग उल्टा करके देखते हैं। कोई मटेरियल है आपके पास M, उसको आपने प्लेस किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आपने नाम दे दिया यहाँ पे B0, ठीक है, यहाँ प्रोड्यूस किया। इस B0 में जब आपने बिठाया M को, व्हेन मटेरियल इज प्लेस्ड ऑन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0, तो इस मटेरियल के अंदर ही क्या आ गई, अब कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गई, नई मैग्नेटिक फील्ड बनने लग गई, इसके अंदर मटेरियल के अंदर जनरेट होने लग गई। वो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर जनरेट होगी उनको बोलेंगे आप मैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो छोटी छोटी लाइंस अंदर प्रोड्यूस हो रही है मटेरियल के अंदर, ये है मैग्नेटिक इंडक्शन। नई मैग्नेटिक फील्ड बन रही है मटेरियल के अंदर, कब, जब मटेरियल को आप प्लेस कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। बस इतना सा काम है। और क्या है, हमने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, हमने पहले पढ़ा है कि म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच। हमने एच निकालना है तो एच करो कोई साइड, ये एच हो गया बी अपॉन म्यू, खत्म, कुछ नहीं है, इजी है। और एच के जो यूनिट है, एच के यूनिट है, एच का यूनिट होता है एम्पियर मीटर इनवर्स। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, कहाँ पर किया था, एच कहाँ पर किया था हमने डिस्कस, यहाँ पर किया था हमने डिस्कस। म्यू को बोला था बी अपॉन एच, बी का यूनिट लगाया था टेस्ला, नीचे एच का यूनिट मैंने बोला था आपको एम्पियर मीटर इनवर्स होगा। तो यही है आपके पास एच का यूनिट। और एच का नाम आपने बोला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स। वो फोर्स, वो फोर्स जो मैग्नेटाइजेशन कर रही है वो है एच आपके पास। इजी है, कोई टफ नहीं है। आगे अब एक वर्ड आता है, नया वर्ड आता है जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जब आपने मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिठाया, जब आपने किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिठाया तो उसके अंदर भी छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। ये जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई ये कितनी इंटेंस है, ये जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई ये कितनी इंटेंस है, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
और इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप आई के साथ। एक होती है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्सेस दूसरी होती है इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको आप रिप्रेजेंट करते थे एच के साथ। इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या फिर जिसको बोलते थे मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी। ये कौन सी इंटेंसिटी होती है? ये होती है जो बाहर की मैग्नेटिक लाइंस है। ये जो बाहर की मैग्नेटिक लाइंस है ये तीन, ये कितनी इंटेंस है? ये है इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन फील्ड। और इन बाहर की वजह से जो मटेरियल के अंदर नई लाइंस बन गई मैग्नेटिक लाइंस, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये अंदर वाली आई है, जो अंदर वाली है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी आई, और जो बाहर थी आपके पास वो थी एक्सटर्नल मैग्नेट, ये इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो बाहर लाइंस है ये इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इजी है। आई है जो मटेरियल के अंदर बनेगी नई मैग्नेटिक फील्ड, उसकी इंटेंसिटी, और एच है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जहां मटेरियल को प्लेस किया गया है, एच है उसकी इंटेंसिटी। इजी, कंफ्यूज ना करें आप और दोबारा देखिए लेक्चर को। और आई को जब हम लिखेंगे, आई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है m अपॉन वी। m होता है यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और v होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल, जो सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम मटेरियल। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इंटेंसिटी क्या होगी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मटेरियल के अंदर कितने मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएंगे, वो होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये मटेरियल है, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसने मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, किस इंटेंसिटी की कर दी, वो हो गया आपके पास आई। कितने मैग्नेटिक डाइपोल बन गए मटेरियल के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम है। सिंपल सी बात है ना, कोई पीस होगा तो उसका कोई वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम में आपके पास कितने मैग्नेटिक डाइपोल बन गए अंदर। इस गिवन वॉल्यूम में आपके पास, इस गिवन वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में आपके पास कितने मैग्नेटिक डाइपोल बन गए अंदर, वो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि आई। समझना इजी है, पर यहाँ वर्ड प्लेइंग बहुत है इस चैप्टर में, खासकर अभी जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें वर्ड प्लेइंग बहुत है, समझने में इसमें टाइम लगेगा, आपको लेक्चर दोबारा एक बार देखना पड़ेगा। और ये यूनिट क्या हो गया आई के? आई है आपके पास m अपॉन वी लिखा हुआ, m अपॉन वी है। m हमको पता है, m के यूनिट होते हैं एम्पेयर मीटर स्क्वायर। एम्पेयर माने जो मैग्नेटिक फील्ड है, और आगे आपके पास होता था एल लगा हुआ, एक एम होता था, फिर आगे एम से मल्टीप्लाई होता था, एम का स्क्वायर होता था यहाँ पे, अपॉन है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब, दो से गया ये, यहाँ बच गया अब सिर्फ एक ही। आई के यूनिट निकल गए, एम्पेयर मीटर इनवर्स, ये यूनिट है आई के, और ऐसा ही यूनिट है, इतना ही है। अब लास्ट पे जो चीज आई आपके पास वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिनोट करते हैं आप इसको चाई के साइन से, चाई एम। चाई की साइन से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, चाई एम के साइन से, बिल्कुल
वैसा है जैसे हमने इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी देखी थी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब उस टाइम भी हमने पढ़ा था सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब मटेरियल कितना सेंसिटिव है। मान लो आपके पास बी है, बी आपके पास एक टेस्ला, ठीक है, एक टेस्ला है। तो एक टेस्ला एक बार हम आयरन को रखेंगे बी के अंदर, ये है वो एक टेस्ला बी, ठीक है। एक बार हम बिठाएंगे एल्यूमिनियम को बी के अंदर, ये बी तो हमने उतना ही रखा है दोनों केसेस में, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, दोनों टाइम बी बराबर है, बी बराबर है, लेकिन मटेरियल अलग है। एक बार आयरन है, एक बार एल्यूमिनियम है। आयरन दे रहा है सभी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से जाने, मतलब ये हाईली ससेप्टिबल है, हाईली सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये एल्यूमिनियम नहीं दे रहा है बी को अपने अंदर से पास थ्रू होने उतना ज्यादा, बहुत कम बी से पास थ्रू हो रहे हैं, मतलब ये वीकली सेंसिटिव है। एल्यूमिनियम वीकली सेंसिटिव है, यानी कि ये कम ससेप्टिबल है, और आयरन आपका हाईली सेंसिटिव है, यानी कि ये ज्यादा ससेप्टिबल है। आयरन इजिली देता है पास थ्रू होने मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से, एल्यूमिनियम नहीं देता है। तो ये है ससेप्टिबिलिटी का मतलब। ससेप्टिबिलिटी का मतलब सेंसिटिविटी, मटेरियल कितना सेंसिटिव है। हर मटेरियल की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। आयरन ज्यादा सेंसिटिव होता है, एल्यूमिनियम कम होता है, पत्थर तो बिल्कुल भी नहीं होता है, पत्थर नॉन सेंसिटिव है। क्या बोला है मैंने? मैंने बोला है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रॉक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं देगा पास थ्रू होने, ये हो गया नॉन सेंसिटिव, नॉन सेंसिटिव फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉन सेंसिटिव होता है रॉक। तो खत्म हो गया, और रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको चाई एम के साथ। डेफिनेशन में हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which shows how easily can the substance be magnetized when placed in magnetizing field। किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब आप सब्सटेंस को प्लेस करोगे तो वो कितना इजीली पास थ्रू होने देगा मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से, वो बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और जैसा मैंने बोला चाई एम आई अपॉन एच कितना ज्यादा है, वो अपने अंदर से पास थ्रू होने देगा मैग्नेटिक लाइंस को जब उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिठाया जाता है। खत्म। और दोनों की यूनिट होते हैं सेम, इसका भी होता है एम्पियर मीटर इनवर्स, इसका भी होता है एम्पियर मीटर इनवर्स। मतलब जो ससेप्टिबिलिटी की यूनिट है ये यूनिट लेस है, ये डायमेंशन लेस है। सिंपल सी बात, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इजी, आई अपॉन एच, मटीरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ जब उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिठाया गया, वो दिया आपको चाहिए। सुपर इजी कुछ भी नहीं है। अब लास्ट में आता है हमारे पास एक रिलेशन है, एक रिलेशन है
लास्ट में करेंगे हम इस रिलेशन को। क्या है रिलेशन? लास्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको बोलते हैं हम चाइएम एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब हो गया म्यू। म्यू और चाइएम में रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन, क्या रिलेशनशिप होगा चाइएम और म्यू के बीच में, ये आपको अब देखने को। तो ऐसा है, व्हेन मैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट। चलो ठीक है, देखते हैं इसको थोड़ा हटा के। कोई मटेरियल है, ये मटेरियल एम से मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको। इसको हमने प्लेस किया, इसको हमने प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वैल्यू है बी नॉट। बी नॉट में हमने इसको प्लेस कर दिया इस मटेरियल को, ठीक है। ये बी नॉट, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये मटेरियल। इसकी वजह से इसके ये जो मटेरियल है, अब इसके अंदर भी मैग्नेटाइजेशन शुरू हो गई। वो हो गई बीएम। बीएम मैग्नेटिक लाइन जिसके अंदर बनने लग गई, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बीएम लाइन इस मटेरियल के अंदर बनने लग गई है। क्यों? मैग्नेटाइजेशन की वजह से। मैग्नेटाइजेशन की वजह से यहाँ बीएम प्रोड्यूस हो गया आपके पास, और बी नॉट था आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर बन गई। लेकिन अगर आप इस मटेरियल को पूरा देखोगे ना, ये तीन एरोज आपके पास बीएम के भी है, साथ में ये तीन एरोज आपके पास बी नॉट के भी है। मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, जो मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप बी से। वो किसके बराबर हुआ? उसमें बी नॉट भी है, ये है बी नॉट की तीन लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये है बी नॉट की तीन लाइन, प्लस तीन लाइन उसमें खुद से भी जनरेट हो गई, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, जिसको बोला हमने बी एम। ये है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड, किसके बराबर निकली? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है मटेरियल के अंदर। नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो उसने खुद अपने अंदर बना लिया, बीएम मैग्नेटिक फील्ड, प्लस जो उससे ये बी नॉट पास कर रही है, वो भी। इजी है, बहुत ही इजी है। खत्म हो गया अब यहाँ पे। बी मैंने आपको समझा दिया, वो बी नॉट प्लस बी एम क्यों है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का जोड़ क्यों है, आपको बता दिया है। पर आपको पता है जो बी नॉट है, बी नॉट होता है म्यू नॉट इंटू एच, और जो आपके पास बी एम है, बी एम होगा म्यू नॉट इंटू आई। एच है बाहर, बाहर की ये मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। म्यू नॉट तो सेम है दोनों के लिए, क्योंकि परमिएबिलिटी सेम है मटेरियल की। मटेरियल तो एक ही है ना, तो परमिएबिलिटी एक है। लेकिन ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि जो अंदर मैग्नेटाइजेशन हुई है उसकी इंटेंसिटी है। तो चेंजिंग सिर्फ इसमें आएगी, आई आई और एच में। म्यू नॉट रहेगा सेम, क्योंकि मैग्नेट मटेरियल एक ही है। अगर मटेरियल एक है तो उसकी परमिएबिलिटी एक ही रहेगी। अब इन दोनों वैल्यूज को ऊपर पुट कीजिए, ये हो गया म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। म्यू नॉट को निकालो कॉमन, ये हो गया एच प्लस आई। सुपर इजी। अब यहाँ कर दो डिवाइड
बोथ साइड्स बाय एच, एच से डिवाइड कर दो दोनों साइड को, तो ये हो गया म्यू नॉट ए बी अपॉन एच इक्वल्स टू म्यू नॉट एच अपॉन एच प्लस आई अपॉन एच, एच एच गया, यहाँ हो गया 1, यहाँ रहा आई प्लस एच, आई प्लस एच। हाँ हाँ हाँ, नटशेल में आपके पास अभी आया है बी अपॉन एच इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस आई अपॉन एच। पर आपको पता है, आपको क्या पता है, बिकॉज बी अपॉन एच वो होता है म्यू के बराबर, और आपको ये भी पता है कि जो आई अपॉन एच होता है, आई अपॉन एच होता है आपके पास चाई एम के बराबर। इन दोनों वैल्यूज को ऊपर पुट कर दो, तो ये हो गया म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस चाई एम आ गया आपके पास रिलेशन। इसको भेज दो यहाँ पर, ये हो गया म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस चाई एम, और म्यू म्यू अपॉन म्यू नॉट वो किसके बराबर था आपके पास, म्यू आर। ये हो गया 1 प्लस चाई एम, निकल गया रिलेशन। क्या रिलेशन निकला, रिलेशन निकला 1 प्लस चाई एम, सॉरी हल्का सा टेढ़ा देना होता है यहाँ पे, चाई एम इक्वल्स टू म्यू आर। ये आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये आपके पास रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। इस वाले एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे मेन पार्ट है वो है इस लाइन को समझना, कि जो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो बी है नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये बी नॉट प्लस बी एम क्यों है। और ये मैंने आपको बता दिया, मटेरियल के अंदर दो तरह की मैग्नेटिक लाइंस है इस टाइम पे। एक मैग्नेटिक लाइंस है ये वाली जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस है, और दूसरी मैग्नेटिक लाइंस है ये वाली जो उसने खुद प्रोड्यूस कर लिया वो अपने अंदर। और जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तब आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ये सबसे जरूरी पार्ट है, देखना ये समझ नहीं आता ना कहीं बताया होता इस तरह से। यही है मेन, ये ही है मेन बात। इसके आगे तो खुद ब खुद आप चलते रहेंगे, पर ये लाइन समझना ये सबसे टफ होता है, इस पे ध्यान रखें आप, और यहाँ से आगे इजी है। थैंक यू, आज का लेक्चर हो गया, कुछ समझ नहीं आया हो तो हम कर लेंगे बात आगे। थैंक यू।